दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज से हम थीम एनसीईआरटी क्लास 12 को पढ़ेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसे लाइन बाय लाइन होलिस्टिकली कवर करें। दोस्तों, एनसीईआरटी का महत्व अभी हाल के समय में बिहार में हुए परीक्षाओं के प्रारूप को देखते हुए काफ़ी बढ़ गया है। अब इसके बिना नैया पार होना मुश्किल है, क्योंकि प्रश्नों को एज इट इज़ बिना सेंटेंस की भाषा को चेंज किए डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। दोस्तों, जीएस में एनसीईआरटी हिस्ट्री सब्जेक्ट का काफ़ी वेटेज रहता है और इसका एक वास्ट सिलेबस भी है। इसलिए हम लोग पहले हिस्ट्री के सेक्शन को पूरा पढ़ेंगे। तो पुनः स्वागत है आप लोगों का इस थीम एनसीईआरटी के सफ़र में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने जितने भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, ताकि समय का बचत हो और हम वही पढ़ें जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो पूछा गया है। आज का हमारा पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आप यहाँ पे इस हड़प्पाई मोहर को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक पशु की आकृति है और यहाँ पे कुछ लिपि जो है वो चिन्हित की गई है, जिसको कि आज तक पढ़ा नहीं गया है। और ये पत्थर जो है, ये जो पत्थर है जिस पे ये मोहर बनाई जाती है, वो सेलखड़ी नाम की पत्थर है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सेलखड़ी नामक पत्थर से मोहर बनाई जाती थी, जिसके ऊपर कुछ पशु के और कुछ लिपि उत्कीर्णित होती थी। और ये सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पा सभ्यता की। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा एक कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। तो अभी हमने देखा कि एक विशिष्ट पुरावस्तु जो सबसे विशिष्ट है वो है हड़प्पाई मोहर, और अन्य विशिष्ट पुरावस्तु में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, इसको समझना पहले आवश्यक है। यहाँ पे आप मनके, बाट और फलक के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये बाट है, ये पत्थर के फलक हैं और ये मनके हैं, जो विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पा सभ्यता के हैं। आगे कह रहा है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति की पहली बार खोज की गई थी, के नाम पर किया गया है। और इसका काल निर्धारण कब से कब तक किया गया? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि इसका काल निर्धारण कब से कब तक है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। दोस्तों, इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच कालखंड को कहा जाता है, जिसकी अवधि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल
याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल के बारे में दिया गया है। उसके लोकेशंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, ये सब गुजरात के पार्ट्स हो गए। इधर मांडा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट डीजी, मोहनजोदड़ो, सुतका गिंडोर, आमड़ी, बालाकोट, ये सब और इसके लोकेशंस को याद रखना जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं, हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछे जाते हैं। अब कह रहा है कि इसका आरंभ कैसे हुआ। दोस्तों इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। न के बराबर मीन्स कि नगण्य संख्या में थी, लेकिन थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। क्रम भंग मीन्स, क्रम भंग का मतलब होता है कि दो कालखंडों के बीच कंटिन्यूअस कोई चीज़ विकसित होते हुए नहीं देखा गया। अब आप यहाँ पे आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ दोनों के बारे में देखेंगे कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और विकसित हड़प्पा संस्कृति में क्या कंपैरिजन है उनके बस्तियों के लेकर। दोस्तों सिंध और चोलिस्तान के क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध के बारे में ये आंकड़ा दिया गया है नीचे। तो चोलिस्तान कौन सा क्षेत्र था? चोलिस्तान जो था वो थार रेगिस्तान, जो भी वर्तमान भारत में है, और उससे संलग्न पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, दोनों एरिया को मिलाकर चोलिस्तान कहा जाता था। आपको मैं मैप पे दिखा दूं पहले। आप यहाँ ये देखिए, ये भारत का थार रेगिस्तान है और इससे संलग्न जो क्षेत्र है ये वाला पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर सामूहिक रूप से इस क्षेत्र को चोलिस्तान बोला जाता था। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि आरंभिक हड़प्पा स्थल, इस पॉइंट पे नोट करेंगे तो सिंध में जो बस्तियाँ थी कुल वो 52 थी, चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल, इस समय सिंध में जो बस्तियों की संख्या थी वो 65 थी और 136 चोलिस्तान में थी। लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे, त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में घटकर हो गई 29 और इधर हो गई 33। तो आप देखेंगे कि आरंभिक हड़प्पा स्थल जो पहले कितने संख्या में थे, दोनों मिलाकर ये देखें, और जो विकसित हड़प्पा स्थल है उनकी संख्या आप देखें, और यहाँ देखें जब त्याग दिए गए उनका कालखंड कितना डाउन ये हुआ है। दोस्तों अब है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके, हड़प्पा निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों में, जिनमें मछली भी शामिल हैं, से भोजन प्राप्त करते थे। यानी कि उनको जानकारी थी, जैसे आज हम लोग पेड़ पौधे से गेहूँ, चावल, फल फ्रूट खाते हैं, उसी तरह हड़प्पा वासी को भी पेड़ पौधे से जो भोजन उत्पाद थे और जानवर में जैसे मछली पकड़ कर भी खाते थे, यानी कि मछली के बारे में भी उनको पता था। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। यहाँ देखेंगे आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा स्थल से मिले
अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, लेकिन ये पाए गए हैं। तो क्या क्या पाए गए हड़प्पा स्थल से? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल। बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, यानी इनका यूज, जो चावल का यूज होता होगा वो उस समय कम होता होगा। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल हैं। जंगली प्रजातियों में जैसे वराह यानी सूअर, हिरन, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछलियां तथा पक्षियों की भी हड्डियां मिलती हैं यहाँ पे हड़प्पा स्थल में। दोस्तों, यहाँ पे इस मैप में आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें यहाँ देखेंगे आप सिसवल, कोटदीजी, ये इम्पोर्टेंट है, कोटदीजी इम्पोर्टेंट है, डम्ब सादात, आमरीनाल, ये सब आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी अस्तित्व में थे। दोस्तों, हड़प्पाई मुहर अभी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि देखे थे कि वहाँ पे एक जानवर जो कि वृषभ, एक श्रृंगी वृषभ का चित्रांकन वहाँ पे किया गया था। तो उस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, जो कि हरियाणा में है, से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। यानी चोलिस्तान के कई स्थल और भारत में हरियाणा यानी कि बनावली से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, जो राजस्थान में है, वहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। तो यहाँ पे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। पहला कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं? तो बनावली और चोलिस्तान के कई स्थल से। दूसरा फैक्ट ये है कि कालीबंगन, जो राजस्थान में है, वहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं और उस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो ये तीन फैक्ट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बोला जा रहा है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। चूँकि अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे, तो वहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफ़गानिस्तान में सोर्तुगोई कहाँ है? अफ़गानिस्तान में नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, जो गुजरात में है, वहाँ जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है धौलावीरा, जहाँ की जलाशय का प्रमाण मिलता है, जो संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अवतल चक्कियाँ जो अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त होती थी, वो बड़ी संख्या में कहाँ मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिली है।
यहाँ पे आप उस चक्की का आप यहाँ पे फ़ोटो देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप जो धौलावीरा में जो जलाशय थे वो कुछ इस प्रकार दिखते थे। आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं कि यहाँ कुछ सीढ़ियाँ वगैरह थी और इस तरह आयताकार वहाँ पे जलाशय निर्मित किया जाता था। दोस्तों अब आगे है मोहनजोदड़ो, जो कि एक नियोजित शहरी केंद्र थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो शहरी थी। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। बस्ती, यहाँ के बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। जो ऊंचाई पर बनाया गया था उसको उन्होंने दुर्ग कहा और जो नीचे और जो बड़ा था उसको निचला शहर नाम दिया है। दुर्ग की जो ऊंचाई थी वो उसका कारण ऊंचा रहने का ये था कि उसको पहले बेसमेंट तैयार किया जाता था कच्चे ईंटों का चबूतरा बनाकर। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। हालांकि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जगह है ये दुर्ग कहलाता था और ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है इसको निचला शहर कहा जाता था। ये आगे कह रहा है कि एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट भी शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी हड़प्पा बस्ती हैं वहाँ जितने भी ईंट का इस्तेमाल हुआ है सब का अनुपात एक निश्चित था, जो कि लंबाई उस ईंटे का लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। तो ये बहुत यूनिक है कि एक निश्चित अनुपात की जो ईंट थी वह सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों अब देखना है कि हड़प्पा शहर का जो नाला का निर्माण था वो कैसा था। तो अब पढ़ेंगे कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता अपने जल निकास प्रणाली के लिए भी विश्वविख्यात है। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दुर्ग के बारे में कहा गया है कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल जो गुजरात में दोनों स्थल पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से तो घिरा नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। जैसे बाकी सब हड़प्पा बस्ती दुर्ग पे बने होते थे और उसको दीवार से घिरा गया होता था, लेकिन लोथल इसमें ये अपवाद है। दोस्तों यहाँ हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम बताते हैं। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था जो ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने
जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा है कि लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थीं। इतनी ईंटें चोरी की गई थीं कि 100 मील का रेल पटरी बिछाया जा सकता था। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। तो हड़प्पा की दुर्दशा का एक मुख्य कारण यह भी था कि वहाँ से ईंटों की पूरी चोरी की गई थी, जिससे उस स्थल के जो भी संरचनाएं थे उनको नष्ट कर दिया गया था। इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। ये कुछ आंगन होते थे, उसके इर्द गिर्द कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। ओके, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व था। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। यानी आंगन इधर है घर के अंदर, तो मुख्य दरवाज़ा कुछ इस तरह से होता था ताकि आमने सामने आंगन का अवलोकन न किया जा सके। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिससे बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। तो ये सारी फैक्ट है गृह स्थापत्य का, ये विशेषता है वहाँ की मोहनजोदड़ो की। दोस्तों, नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ भी बनाई गई थी, यानी मेन हॉल बनाया गया था। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता है। तो ये अर्नेस्ट मैके ने बताया है नालियों की जो निर्माण कैसे उस समय की जाती थी। तो जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वही नालियाँ पकी ईंटों से बनाई गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोथल में आवास के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, वही नालियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें से एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे
बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार, तो दुर्ग पर हमें दो संरचनाएं माल गोदाम और विशाल स्नानागार मिले हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थीं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग से इसे जलबद्ध किया जाता था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानाघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानाघर बने हुए थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। दोस्तों, अब हम समाधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता का समकालीन था। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। तो जो भी पिरामिड थे वहाँ पे, उसमें से कुछ राजकीय समाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कहाँ दफनाया जाता? गर्तों में। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। तो ये आगे है कि कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में से आभूषण मिले हैं। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, जैसा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में देखा गया। सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए एक अन्य विधि है कि पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे समान पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं समान रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हों। इस प्रकार फयोंस क्या था? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो फयोंस को आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये फयोंस है। आगे है कि यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं, और छोटी वस्तुओं में ये विरले ही मिलती है। उदाहरण के लिए फयोंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे,
अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घरों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। दोस्तों, अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अभी और सारे फैक्ट्स हैं जो कि एक क्लास में संभव नहीं है, इतने सारे फैक्ट्स को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन बाय लाइन। लाइन की भाषा को भी चेंज नहीं किया जाता है और ये मैं प्रूफ कर दूंगा। मैं दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चंस, एक नहीं कितने सारे क्वेश्चंस जो कि इससे एज इट इज़ पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम फिर इसके जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे सारे MCQ भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।